Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful. आज करंट अफेयर्स का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कश्मीर का इशू। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, स्टार्ट से मतलब कश्मीर का इशू बना क्यों है। उसके बाद पास्ट मतलब उसका इसमें आ जाएगा। फिर हम प्रेजेंट देखेंगे कि आजकल क्या चल रहा है। रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A हुई, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। ये तीन चीजें हमने आज के लेक्चर में देखनी है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं कश्मीर का बताऊं, जो बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे सबसे पहले बुद्धिज्म मजहब के लोग रहते थे कश्मीर में। आपको पता है कि इस्लाम कंपैरेटिवली न्यू रिलीजन है। उससे पहले जो क्रिश्चियनिटी है वो भी कंपैरेटिवली न्यू ही समझ लें। लेकिन जो ये हिंदुइज्म है और बुद्धिज्म है, ये बहुत पुराने रिलीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये कॉन्टिनेंट होता था, सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे बुद्धिज्म लोग रहते थे। ठीक है, उनका दीन था बुद्धिज्म। तो ये जो एरिया था कश्मीर वाला, यहाँ पे भी मतलब बुद्ध मत लोग रहते थे। उनको फिर रिप्लेस कर लिया बुद्ध मतों को हिंदुओं ने। ठीक है, ये बात हो रही है जो है वो शुरू के सदियों की, मतलब कि जब इनिशियल ईयर है, हजरत ईसा के बाद के आप लगा लें, जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ है तब की बात हो रही है, पहली दूसरी सदी की। ठीक है, तब पहले बुद्ध लोग यहाँ रहते थे, फिर उसके बाद हिंदू लोग आ गए। हिंदुओं को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। शिवाइज्म एक रिलीजन था 9वीं सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में यहाँ शिवाइज्म के लोग आ गए। ठीक है, और शिवाइज्म के बाद यहाँ पे मुसलमान जो पहले आना शुरू हुए, वो 13वीं सदी के अंदर आना शुरू हुए थे मुसलमान। 13वीं से 15वीं सदी। पहला जो मुस्लिम रूलर था उसका नाम था शामीर। शामीर, ठीक है, शामीर। और ये जो शामीर था ये 1339 में आया था यहाँ पे। शामीर 1339, ठीक है। ये फर्स्ट मुस्लिम यहाँ पे रूलर था। उसके बाद आपको पता है मुगलों का दौर भी आया, तो कुछ मुगल यहाँ पे भी करते रहे रूल। ऑलमोस्ट जो है 1586 से 1751 तक, 1751 तक। फिर यहाँ पे अफगान अंपायर आ जाता है, अफगान दुरानी अंपायर। उसके बाद जो है यहाँ पे रंजीत सिंह आ जाता है। ठीक है, सिखों के पास ये इलाका चला जाता है। फिर यहाँ पे जो लड़ाई शुरू होती है, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आना शुरू हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आती है तो वो कब्जा कर लेती है। सिखों और जो है अंग्रेजों के दरमियान लड़ाई होती है, जिसको कहते हैं एंग्लो सिख वार, को हम कहते हैं एंग्लो सिख वार। ठीक है, एंग्लो से मुराद मतलब ब्रिटिश लोग और सिखों के दरमियान लड़ाई होती है 1846 में। तो सिख वो लड़ाई हार जाते हैं, और जो ये वाला एरिया है कश्मीर वाला, वो किसके पास चला जाता है जी? अंग्रेजों के पास। 1846 तक का मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ से हम जो, वैसे जो हम हिस्ट्री लेते हैं या जिसको हम देखते हैं, वो आमतौर पे हम उसको 1846 से शुरू कर लेते हैं कि जब महाराजा गुलाब सिंह के ब्रिटिश लोगों ने ये बेच दिया। लेकिन जो अभी मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई, वो उससे भी पहले की है, 1846 से भी पहले की है। हम पढ़ते आए कि 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिश लोगों से ये खरीदा, पढ़ते हैं ना 1846 में। लेकिन जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, ये 1846 से भी पहले, जब मतलब ये यहाँ पे आबादियां बनना शुरू हुई, तब की बताई है। उसको थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले बुद्ध लोग थे, बुद्धिज्म मजहब था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है जी हिंदू लोग आ गए, हिंदू मजहब आ गया। उसके बाद यहाँ पे जी शिविज्म, शिविज्म एक मजहब का नाम है, 9वीं सेंचुरी में वो आ गया। शिविज्म के बाद यहाँ पे मुस्लिम लोग आना शुरू हुए 1339 में। मुस्लिम जो पहला आया उसका नाम था शामीर, जो यहाँ का किंग था, बादशाह का नाम। उसके बाद शामीर के बाद यहाँ पे जो है वो मुगल्स आए, मुगलों का रूल शुरू हुआ कॉन्टिनेंट्स में। मुगलों के बाद जो है यहाँ पे आप लगा लें कि रंजीत सिंह आ गया था, रंजीत सिंह। ठीक है, सिख था वो।
और जब फिर लड़ाई हुई सिखों और अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। ये मतलब आप लगा लें, हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब हम शुरू करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर से। यहाँ तक हम पहुंच गए कि अब ये इलाका अंग्रेजों के पास है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, वो यहाँ पे अपनी जड़ें बनाना शुरू हो गई है। और जो मुगल अंपायर और मुसलमानों का जो यहाँ पे रूल था वो खत्म हो गया है। और मुसलमानों के रूल में भी कुछ जगह सिखों के पास थी, तो ये वाला हिस्सा सिखों ने से लिया था बेसिकली अंग्रेजों ने। अब वो ले लिया, लड़ाई हुई एंग्लो सिख वार, सिख वो लड़ाई हार गए। अब ये वाला एरिया जो था अंग्रेजों के पास है, तो एक महाराजा था गुलाब सिंह, उसने 1846 में ब्रिटिश लोगों को पैसे दिए और उनसे ये इलाका खरीद लिया। कितने पैसे दिए? 75 लाख नानक शाही रुपीज। ठीक है, ये 7.5 मिलियन बनता है। वो इस तरह अगर पूछ ले कि कितने पैसे में खरीदा गया, तो 7.5 मिलियन या 75 लाख कह लें। नानक शाही उस वक्त की करेंसी होती थी, रुपया ही समझ लें आप, 1 रुपया नानक शाही। तो 75 लाख से मुराद के 75 लाख रुपए या 7.5 मिलियन उसने ये अंग्रेजों को दिया और ये इलाका खरीद लिया जी गुलाब सिंह ने। मतलब कि सिखों की गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे, और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बन गया। अच्छा, जब यहाँ पे अंग्रेज गवर्नमेंट करने आ गए थे पाकिस्तान अफेयर में, मतलब अगर आपने तवज्जो से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि मुगलों के बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना रूल जमा लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ अपना कब्जा जमाया और 1857 की जंग आजादी मुसलमान हारे, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स प्रिंसली थी, वो आई थिंक 562 के करीब बनती हैं। ये एग्जैक्ट फिगर देख लीजिएगा, 562 है, 65 है या 72 है। आई थिंक 562 ही है। ठीक है, स्टेट्स वो प्रिंसली स्टेट्स ये होती थी, वहां पे प्रिंस होते थे, वो अपनी गवर्नमेंट करते थे। तो ये कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट बन गया। इनकी अपनी एक यूनाइटेड इंडिया में अलहदा से अपनी गवर्नमेंट थी। और इस तरह की ये एक स्टेट थी, 562 स्टेट्स थी इस तरह की। ठीक है, तो कश्मीर अब बन गया। ये कश्मीर रीजन देखिएगा, कश्मीर कंफ्लिक्ट बेसिकली है क्या? ये कंफ्लिक्ट कैसे बना? ये एक टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट है, एरिया का कंफ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है, किस रीजन में? ये वाले रीजन में, ये देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और ऊपर चाइना नेपाल, आप ये मतलब मैप में लोकेशन देखें जरा, ये यहाँ पे ये बांग्लादेश पड़ा हुआ है, ये चाइना है, चाइना के नीचे नेपाल है, और ये इसकी लोकेशन देखें जम्मू एंड कश्मीर की, कि जम्मू एंड कश्मीर इस तरफ करके है पाकिस्तान के और इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे ऊपर वाले एरिया में है। ठीक है, ये एरिया जम्मू एंड कश्मीर का एरिया बेसिकली कहलाता है, और ये कन्फ्लिक्टेड एरिया है। अब कन्फ्लिक्ट पैदा क्यों हुआ? ठीक है, वो हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट पैदा होने की वजह क्या बनी कश्मीर कन्फ्लिक्ट की। जी जो है आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया जब आजाद हुए तो प्रिंसली स्टेट्स को ये कह दिया गया कि वहाँ का जो लोग हैं और जहाँ वहाँ के महाराजे हैं, वो ये चीज डिसाइड करेंगे कि वो उन्होंने किसके साथ जाना है। तो ज्यादा स्टेट्स मतलब इंडिया के अंदर ही मर्ज हुई थी। ये देखें, इंडिया ये वाला सारा एरिया ये इंडिया का है ये, और इतना हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बना था। असल में पाकिस्तान का ये है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया ये कश्मीर का एरिया, ये सारा। ठीक है, हम लेकिन वो गए थे, लेकिन जो बचपन से वैसे हम पढ़ रहे थे वो असल मैप नहीं था, वो जस्ट बुक्स की हद तक था। असल मैप ये था कि जिसमें ये ऊपर वाला ही हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ इतना है ना, और ऊपर वाला हिस्सा डिस्प्यूटेड है। लेकिन अब जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इमरान खान के जहन पे उसने असर किया, या शायद बाजवा साहब के जहन पे उसने असर किया। उन्होंने वो ऑफिशियली वो मैप जो पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह में पढ़ते थे, उसको ऑलमोस्ट बना दिया है हमारे अब सिलेबस का हिस्सा, तो उसको ही हम करते हैं। वो मैप भी मैंने आपको पढ़ाया था, 3-4 जो चेंजेस की गई हैं उस मैप के अंदर, वो भी मैंने आपको दिखाई थी पाकिस्तान अफेयर के पहले लेक्चर। तो खैर, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, ये हिस्सा इंडिया के हिस्से में आ गया। ये हिस्सा जो था वो जो है अपना डिस्प्यूटेड,
प्रिंसली स्टेट। अच्छा, अब प्रिंसली स्टेट का थोड़ा सा समझिएगा कि मामला क्या था। कश्मीर के हवाले से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का जो महाराजा था वो उस वक्त था हरी सिंह। वो एक सिख था। जो कश्मीर में लोग रहते थे वो मुसलमान थे। अब जब वहां के लोगों से पूछा गया कि तुमने पाकिस्तान की तरफ जाना है या कश्मीर की तरफ जाना है और इंडिया की तरफ जाना है, तो उन लोगों की जो राय थी, क्योंकि मुसलमान थे तो वो चाहते थे पाकिस्तान की तरफ हम जाएं। लेकिन जो महाराजा था वो चूंकि वहां का प्रिंस था, उसने कहा नहीं जी, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा या इंडिया के साथ मतलब जाऊंगा। अब ये बात लॉजिकली अगर आप कहें तो थोड़ी कन्फ्लिक्ट खा गई। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और तनाजुर में देखते हैं इसी बात को, तो ये जस्टिफाई हो जाएगी कि इसमें पाकिस्तान कैसे ठीक था। इंडिया के अंदर दो स्टेट्स और थी। दो स्टेट इंडिया में और थी जिधर यही मसला बना। बाकी स्टेट्स ने तो ज्यादा स्टेट्स ने इंडिया के साथ ही कर लिया ना, क्योंकि कौन इतनी दूर पाकिस्तान की तरफ जाता। ये वाला इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया, यहाँ पे रूल वो कर रहे थे। मशीनरी वगैरह ठीक थी इंडिया में, क्योंकि दिल्ली को कैपिटल बनाया हुआ था अंग्रेजों ने, तो वो मतलब इसके साथ ही कर गई। लेकिन कुछ स्टेट्स थी उनका मसला बना, तो उन स्टेट्स में एक स्टेट का नाम था जूनागढ़ और दूसरी स्टेट का नाम था हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का मामला बना, लेकिन वाइस वर्सा था। वाइस वर्सा ये था कि जूनागढ़ और हैदराबाद के जो रूलर थे वो मुसलमान थे और उनकी जो आबादी थी वो हिंदू थी। जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने और हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन वहां की आवाम चूंकि ज्यादा हिंदू थी तो उन्होंने प्रेशर डाला कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। अब देखें, यहां जब ऐसा मामला बन रहा है कि रूलर एक तरफ है और अवाम एक तरफ है, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? अवाम की बात माननी चाहिए, क्योंकि अवाम सारी ने इधर तो डिसाइड, जो इंडिया पाकिस्तान बन रहा था सारा और माइग्रेशन हो रही थी, किस बेस पे हो रही थी? मुस्लिम और हिंदू बेस पे हो रही थी, महाराजों की बेस पे तो नहीं हो रही थी। तो लॉजिकली यही था कि जूनागढ़ का रूलर मुसलमान था, वो कहता था कि पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन अवाम कहती थी नहीं जी, हमें इंडिया के साथ जाना है। तो फैसला ये हुआ कि जूनागढ़ इंडिया को मिलेगा। इंडिया को मिल गया। हैदराबाद का रूलर भी मुसलमान था, अवाम ज्यादा हिंदू थी। हैदराबाद के लोगों ने कहा इंडिया के साथ जाना है, हैदराबाद भी इंडिया को मिल गया। अब आए पाक इसकी तरफ। यहाँ का रूलर जो था हरी सिंह, वो सिख था। वो बेसिकली मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहता था या इंडिया के साथ उसकी एफिलिएशन थी, पाकिस्तान के साथ वो नहीं जाना चाहता था। अवाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। तो होना ये चाहिए था जैसा कि जूनागढ़ और हैदराबाद में हुआ कि अवाम की मानी गई, तो यहाँ भी अवाम की मानते हुए पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। अगर इंडिया इस बात को नहीं मानता, इंडिया कहता है नहीं ये गलत बात है, तो फिर उसको जूनागढ़ और हैदराबाद को भी छोड़ देना चाहिए। आजकल भी आपको पता है जूनागढ़ का जो महाराजा नवाब है वो पाकिस्तान आते हैं और वो कंफ्लिक्ट चल रहा है उनकी कुछ रियासतों में। वो कहती हैं कि हमें अलहदा कर दिया जाए या पाकिस्तान के साथ हमने जाना है। खैर, वो कुछ ग्रुप होते हैं, ऑपोजिशन होती है, वो लंबी डिटेल है, पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। तो ये मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने का मकसद ये था कि अवाम और महाराजा का यहाँ पे अप्रूला पड़ गया। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टोटल कितनी वार हुई हैं? 4। ठीक है। और उनमें से जो 3 वार्स हैं वो कश्मीर के मौजू पे हुई हैं: 1947, 1965 और 1999 की कारगिल वार। और चौथी वार जो है 1971 की वार, वो बांग्लादेश वाली है, जिसमें बांग्लादेश आजाद हो गया था हमसे, मतलब उसने आजादी हासिल कर ली थी बांग्लादेश ने, ईस्ट पाकिस्तान ने। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बांग्लादेश था ना, ये पहले हमारा हिस्सा था जब पाकिस्तान बना था। तो टोटल 4 जंगें हुई हैं, जिनमें से 1971 की जंग बांग्लादेश के मौजू पे हुई, और बाकी जो 3 जंगें हैं वो जी कश्मीर के इशू पे हुई हैं: 1947, 1965 और 1999। ये जीता कौन हारा कौन, ये एक अलहदा से मुहिम है। आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये मैप ऑफ कश्मीर। टोटल हम इस जो कश्मीर का मैप है ये वाला, ये एरिया, इसको हम आगे लेके जाते हैं। सिर्फ हम कश्मीर कश्मीर देखते हैं कि कश्मीर है क्या।
उसमें कौन कौन सा एरिया आता है, ये जो ऊपर है। देखिए जी, कश्मीर में हम कहाँ से शुरू करें? बाएं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जी गिलगित बल्तिस्तान है। ये ये हिस्सा जी आजाद कश्मीर है। ये दो हिस्से पाकिस्तान के पास है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। वैसे हमने आज तक गिलगित बल्तिस्तान को एक अलहदा से एरिया मानते हैं। 1947 में जब जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान ने काफी सारा एरिया इंडिया से क्लियर करवाया। तो उस एरिया के नतीजे में हमारे पास दो एरिया आए थे। एक आया था गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा आया था आजाद कश्मीर। ये दोनों जगह पे ऑटोनोमस गवर्नमेंट बना दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का दफा हम देखते हैं, लेकिन अक्सर मामला, उनके कमीशन, उनकी जॉब्स, उनका जो बाकी सारे मामला हैं, वो अक्सर ये दोनों खुद हैंडल करते हैं, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, मतलब यूं लगा लें पाकिस्तान के पास दो सूबे आ गए, अगर आप इसको ऐसे समझ। अच्छा, ये हो गया कश्मीर का इतना हिस्सा। ये कश्मीर का हिस्सा बनता है जी 38%, जो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास कितना हिस्सा है कश्मीर का? 38%, जो हमने आजाद करवा लिया। अब आते हैं दूसरे एरिया की तरफ। अच्छा, कश्मीर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन हाउ मैनी न्यूक्लियर स्टेट्स, एक एमसीक्यू आ जाता है। कश्मीर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन हाउ मैनी न्यूक्लियर स्टेट्स, तो उसका आंसर आप क्या लगाएंगे? 1 2 3 4। 3 लगाएंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी 3 ही पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसको हमेशा 2 पढ़ते हैं, पाकिस्तान इंडिया। हालांकि इसका जो थर्ड है प्लेयर, वो चाइना भी है। चाइना के पास अक्साई चीन और ये शक्सम वैली का एरिया है, और ये वाला एरिया शक्सम एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया था। फिर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान कश्मीर का एरिया चाइना को गिफ्ट कैसे कर सकता है? कश्मीरी लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये जितना एरिया है जो चाइना के पास है, चाइना के पास ये दो एरियाज हैं, और ये बनते हैं जी 17% कश्मीर का। 17% बनते हैं ये कश्मीर का, चाइना के पास जो एरिया। और बाकी जो एरिया है ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एरिया, ये इंडिया के पास है। ये बनता है जी 45%। 3 कंट्रीज के पास ये एरिया है, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान और चाइना आपस में फ्रेंड है, उनकी आपस में लड़ाई नहीं होती। 1962-63 में मुआहिदा भी हुआ था पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और पाकिस्तान ने कुछ एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया था कश्मीर का। कश्मीरी इस मामले में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान कौन होता है, हमारा कुछ एरिया। थोड़ी सी तलख बातें हैं, मतलब लगेगा कि अजीब सी हैं, लेकिन मतलब हिस्ट्री में ऐसी लिखी हैं, मेरे नॉलेज के मुताबिक जितना मैंने पढ़ा। तो वो कहते हैं कि मतलब ये एरिया आप कश्मीर को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब लद्दाख किसके पास है? नहीं, लद्दाख चाइना के पास तो नहीं है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन काउंसिल्स बना दी हैं इंडिया ने, और उनको अपने अंदर दाखिल कर लिया। लद्दाख का बॉर्डर, वो जो आप बात कर रहे हैं, जो लड़ाई हुई है, वो लद्दाख के बॉर्डर पे हुई है, ना कि जो है वो लद्दाख के अंदर करके। क्योंकि ये यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इस बॉर्डर पे ये, ठीक है। और ये चाइना है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे एक दो और एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है चाइना। ये देखें, ये सारी बाउंड्री जो चाइना के साथ है ना इंडिया की, यहाँ पे भी लड़ाई होती रहती है। एक इलाका है उत्तर प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश, शायद हिमाचल प्रदेश, चाइना कहता है वो मेरा है। लद्दाख को भी चाइना कहता है मेरा है, इंडिया कहता है मेरा है। तो यहाँ पे इस बॉर्डर पे लड़ाई हुई थी। वैसे तो ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो एरिया, दो यूनियन काउंसिल बना दी हैं आर्टिकल 370 को रिवोक करके इंडिया ने, ठीक है। तो अच्छा, ये अब सारा कश्मीर है। एक राय ये चलती है कश्मीर के लोगों की, कश्मीरी लोग ज्यादा पाकिस्तान के साथ हैं, ये मानने वाली बात है। पाकिस्तान के साथ वो ज्यादा है, क्योंकि आप देखें जो हमारे इधर का कश्मीर है वो आजाद है। वहां पे उस तरह वो चीजें नहीं है कि कोई जुल्म या इस तरह। इंडिया वाले कश्मीर
पे मीडिया ब्लॉकेज, रिस्ट्रिक्टेड, आर्मी के अंडर कंट्रोल, 6 लाख फौज मौजूद वहां पे। लेकिन हमारा भी जो कश्मीर है, वहां के लोग ये लगा लें कि 80% ये कहते हैं कि हमारा ये एक अलहदा मुल्क बना दो। ये सारा कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का दो और एक अलहदा मुल्क बना दो, कश्मीर जिसका नाम, ठीक है। और कुछ लोग उनमें से कश्मीर के कहते हैं, आजाद कश्मीर के, कि ऐसा करो कि पाकिस्तान के साथ हम अपनी एक्सेस करते हैं, पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर मुल्क बने तो ये एक मुल्क बनना चाहिए इस तरह, जो कहलाएगा कश्मीर। इसमें 3 एरियाज होंगे क्योंकि यहाँ की एथनिसिटी अलहदा है। अब जो चाइना वाला एरिया, वहां पे भी मसले मसाइल हैं, यूरोपियन मुस्लिम्स का मसला है। इंडिया वाले में तो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान वाले भी मतलब जो हैं वो अब थोड़े से नाला ही हैं कि हमने तो उनके लिए मतलब कुछ करते तो नहीं है हम, बस मतलब नारे शारे लगा देते हैं। वो कितना ब्लैकआउट रहा वहाँ पे, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 में वहाँ पे रेवोकेशन करके लगा दिया था, बैन कर दिया था और लॉकडाउन कर दिया था उस एरिया को। तो हम मतलब माशी फार्मूलों में ही पड़े रहे कि मईशत खराब हो जाएगी और हम छूटते हैं और ये वो उन मामलात में। तो फिर वो कश्मीरी ये कहते हैं कि हमारे लिए आप लोगों ने क्या किया ना। इस वक्त कश्मीर का वजीर आजम कौन है? कश्मीर का वजीर आजम और सदर अलहदा है। आप ये देख लेंगे, ये एक ऑटोनोमस एरिया है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो कश्मीर का जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, बता सकते हैं आप? जी, प्राइम मिनिस्टर है राजा फारूक हैदर। राजा फारूक हैदर, और उनका प्रेसिडेंट है मसूद खान। मसूद खान। और आपको पता है कि मतलब जो ये राजा फरूक हैदर है, कई तकरीरों में इसने मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मतलब इवन के जो इकट्ठी भी हुई वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी और इनके साथ, उसमें भी ये मतलब बोल पड़ा था कि आप नहीं जंग कर सकते तो फिर कश्मीर पे आपका कैसा, किस तरह की मतलब कन्फ्लिक्टेड बातें सी कर गया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कश्मीर का इशू समझाया। चलें अब इसकी ना हिस्ट्री शुरू कर लेते हैं 1947 से, कि मामलात कैसे बनते गए, पास्ट देख लेते हैं इसका। अगस्त 1947, पाकिस्तान और इंडिया ने इंडिपेंडेंस ले ली ब्रिटेन से। ब्रिटिश लोगों से हमने आज़ादी हासिल कर ली, इंडिया और पाकिस्तान। ये डिसाइड हो गया कि जी दो मुल्क अलहदा बनेंगे। प्रिंसली स्टेट का क्वेश्चन राइज हुआ, क्वेश्चन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये ठीक है, बाकी एरिया को तो जो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश था, उन्होंने कोई कहीं पे मतलब कहाँ वडेरों से, उनके जगीरदारों से पूछ लिया, जो एरिया के सरदार थे, कहीं पे वोटिंग करा दी, कर करा के डिवाइड कर दिया। तो जो उनके पास एरिया था, लेकिन जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका सवाल पैदा हुआ कि इनका क्या करना चाहिए। मोस्टली खुद ही सेटलमेंट होगी, कुछ पाकिस्तान के साथ आ गई, कुछ इंडिया के साथ आ गई। कश्मीर का इशू थोड़ा सा ज्यादा नॉमिनेट हो गया। उसमें हरी सिंह जो था वो महाराजा था कश्मीर का। गुलाब सिंह ने खरीदी थी कश्मीर 1846 में, लेकिन 1947 के वक्त वहां पे जो महाराजा था उसका नाम था हरी सिंह। वो मुस्लिम कश्मीरी की एस्पिरेशन के खिलाफ था कि पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो उससे वेरी नेक्स्ट मंथ सितंबर 1947 में रिवोल्ट कर होती है, बगावत होती है। मुस्लिम्स को किल किया जाता है जम्मू कश्मीर में, कुछ भाग जाते हैं। तो फिर जो कश्मीर का देखें, एरिया तो एक ही था ना ये वाला, अगर ऊपर कश्मीर का लगाएं, आधा इस तरफ है तो आधा इस तरफ है। तो जब ये होती है तो पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का मुल्हक्का इलाका था इधर वाला, वहां के लोगों ने इधर रिवोल्ट की, बगावत की, हमला किया अपने लोगों को बचाने के लिए। और जो थे कायदे आजम, उन्होंने भी जो है वो दिया था ऑर्डर। हमारा जो पहला जनरल था, पहले जनरल का क्या नाम था हमारे, फ्रांक मसेवी आई थिंक। जनरल का नाम देखिए था, पहला था ये फ्रांक मसेवी या दूसरा था? पहला जनरल कौन था? एक जनरल डॉगलस था और दूसरा फ्रांक मसेवी था। ये पहले दो थे और तीसरा फिर अयूब आया था।
पहले 2 अंग्रेज जनरल थे हमारे, तो उसको ऑर्डर दिया, तो उसने नहीं फौजें भेजी, ठीक है, इस तरफ कश्मीर की तरफ। तो फिर क्या हुआ कि अपनी मदद आप के तहत जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग थे, केपीके के और कश्मीर के, उन्होंने हमला कर दिया कश्मीरी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, ठीक है। ये मतलब ये यहाँ से देखिएगा कि ओहो, हाँ जी, ये देखे ना, ये पाकिस्तान ये वाला एरिया था ना, तो यहाँ अब कश्मीरी कुछ भाग के इस तरफ आ रहे हैं, इधर पाकिस्तान के लोगों को पता चला, तो जो नॉर्दर्न एरिया के लोग थे उन्होंने कश्मीर की तरफ इन्फिल्ट्रेट किया इस तरफ, ठीक है, कि कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की बात है, ठीक है, जिसको हम 1947-48 की बात कहते हैं। जी, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, पाकिस्तान ट्राइबल पीपल अटैक कश्मीर, इंडिया ने ट्रूप्स भेजे इतने में कश्मीर को। क्या हुआ, हरी सिंह महाराजा जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, तो जो हरी सिंह महाराजा था उसने इंडिया की तरफ रुख किया और उसने इंडिया से फौजी मदद मांगी। उसने कहा जी इस तरफ से हमला हो गया, इंडिया मुझे फौजी मदद फराहम करे। इंडिया ने उससे कहा कि फौजी मदद हम फराहम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। उसने कहा कि मैं कश्मीर आपको देता हूँ, लेकिन कुछ शर्तों शराइत के तहत। ये ऑटोनोमस रीजन होगा, बाद में यहाँ पे आप मर्दमशुमारी करवा लेना, प्लेबिसाइड जिसको कहते हैं, ठीक है, रायशुमारी करवा लेना कि ये आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया है। इससे निपटने के लिए उसने कहा कि इंडिया की फौज कंट्रोल हासिल कर ले। फिर उसने एक एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन किया इंडिया के साथ। उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर अब तक सवाल है, ठीक है। वो तब इतनी मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, वो दिल्ली से होके फिर कश्मीर तक का एरिया, जिस दिन मतलब इंडिया ने वो कहा कि ये साइन हुआ है, उसके बाद महाराजा हरि सिंह का पता भी नहीं लगा कहाँ चला गया। तो इंडिया कहता है कि जी एक साइन हो गया था ट्रीटी और उसने हमें ये एक्सीड कर दिया था। लेकिन डिफरेंट फॉरम्स पे जब भी आवाज उठाई गई तो वो मुआहिदा जो हरि सिंह और इंडिया के दरमियान हुआ है वो पेश नहीं कर सका। लेकिन अगर उसको सच में मान लिया जाए, उस मुआहिदे का कोई मुआहिदा हुआ था और उसने ऑटोनोमस रीजन के तौर पे दिया था आर्टिकल 370, और वो मतलब बना के कि उसकी प्रपोजल ये था कि इस तरह बनाया जाए कि बाद में रायशुमारी करा ली जाए, कुछ अरसे के लिए ये आप अपना यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जंग छिड़ गई है उसको खत्म करने के लिए अपनी फौज रख लें, ठीक है। तो जी अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जी स्प्लिट ऑफ कश्मीर हो जाता है कुछ एरिया पे। ये रेबल्स जो हैं, रेबल तो नहीं कहना चाहिए, मुजाहिदीन कह रहे हैं आप, क्या रेबल कहते हैं। खैर हम जब लिटरेचर वगैरह देखते हैं तो वो फिर रेबल्स, बगावत और इस तरह के लफ्ज यूज होते हैं। हमारे लोगों ने तो कम लिटरेचर लिखा हुआ है, इंडिया ने ज्यादा लिखा हुआ है, तो फिर और अंग्रेजों ने ज्यादा लिखा है, तो वो फिर वर्डिंग ऐसी ही मिलती है हमें, ठीक है। तो महाराजा कश्मीर इंडिया के पास चला गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन हो गया कि 75% एरिया इंडिया को मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने हाँ जी रेफरेंडम का प्रोमिस किया था, बिल्कुल किया था। और पाकिस्तान ने कहा जी ये जो डिक्लेरेशन है एक्सेशन का जो मुआहिदा हुआ हुआ है ये इलीगल है, और पाकिस्तान ने हमला कर दिया उस तरफ इंडिया पे, और काफी सारा एरिया 38% एरिया पे कब्जा कर लिया। और जो है पाकिस्तान के पास गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का एरिया आ गया। इतने में इंडिया चला गया यूनाइटेड नेशंस के पास। यूनाइटेड नेशंस के पास जाके इंडिया ने सारे मसले मसाइल रखे, और यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और कुछ करारदादें मंजूर हुई 1948 से 1949 के दरमियान। और उन करारदादों के तहत यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पाकिस्तान अपनी फौजें यहाँ से निकाल ले और इंडिया की फौजें यहीं रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाद में प्लेबेसाइड होगा, और उनका जो वो प्लेबेसाइड होगा कि पाकिस्तान के साथ मिल रहा है तो पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाएगा, इंडिया के साथ कहेंगे तो इंडिया के साथ, और अगर लोग कहेंगे आजाद रहना है तो उसको आजाद। ऑलमोस्ट 80% आबादी मुस्लिम थी, तो ज्यादा चांस यही थे कि पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। अब तो काफी डेमोग्राफिक चेंजेस आ गई,
और 370 आर्टिकल रिवोक होने के बाद मजीद डेमोग्राफिक चेंजेस भी आएंगी। डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होती हैं ये आगे हम देखते हैं। तो कायदे आजम ने खैर यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मानी, मुआहिदा तब नहीं माना था 1948 में, जब तक वो जिंदा थे। उन्होंने कहा, कायदे आजम मतलब रूल वाले बंदे थे, वो ये नहीं देखते थे कि आगे अदारा कौन सा या क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी फौज निकाल ले और इंडिया की फौज यहीं पे रहे, और जो प्लेबीसाइड हो वो तो फिर यकतरफा नहीं होगा। कायदे आजम ने कहा कि ऐसा करें, आप लोग अपने यहाँ पे लोग भेज दें जो न्यूट्रल लोग हैं, और पाकिस्तान भी अपनी फौज निकाल लेता है और इंडिया भी अपनी फौज निकाल लेता है यहाँ से, दोनों फौज निकालें, ये नहीं होगा कि सिर्फ पाकिस्तान निकाले। तो फिर वो जो करारदाद थी, जो मुआहिदा था, वो मंजूर तो नहीं हो सका, लेकिन सीज फायर हो गई कि जहां जो मौजूद है वो वहीं मौजूद रहे। जितना एरिया जिसके पास है इस वक्त, जैसे पाकिस्तान ने जो आजाद करा लिया है, उधर पाकिस्तान के लोग फिलहाल मौजूद रहे, और दूसरा एरिया जो इंडिया वाला है वहाँ इंडिया के मौजूद रहे। तो बाद में इसका हम प्लेबिसाइड करवा लेते हैं। और इस लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान के पास जो है वो आज़ाद कश्मीर आ गया और बल्तिस्तान आ गया, और उनके पास जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया आ गया। ठीक है, आगे चलें। अब क्या होता रहा उसके बाद से लेके अब तक 2000, जी सीज फायर भी हो गया था जो है। ये डेवलपमेंटल है ना, ये मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि जो ये बना है ना, किस तरह बनता गया, वही पॉइंट वाइज हमने डिस्कस करते जाना है। 1947 की तो लड़ाई हो गई ना, वो जो लड़ाई शड़ाई चलती थी 1948 में इंडिया चला गया जी यूनाइटेड नेशंस के पास। अब हम इस अदवार को 1948 से 1964 के दरमियान देख लेते हैं, क्योंकि 1965 में अलहदा जंग हो गई थी, दूसरी जंग हो गई कश्मीर के ऊपर। तो पहली जंग के बाद से लेके दूसरी जंग के दरमियान क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो जी क्या हुआ 1948 से 1964 के दरमियान। 1948 में इंडिया इशू ले गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास, और जनवरी 1939 में विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स का फैसला हुआ, और एक सीज सीज फायर लाइन बना दी गई, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कि यहाँ जी अब रुक जाते हैं। एलओसी तो मेरा ख्याल उसको बाद में नाम दिया गया था, पहले नाम उसका सीज फायर लाइन था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ पे रेफरेंडम वगैरह नहीं करवाया गया। अक्टूबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 दिया, जिसके तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया कश्मीर को। ये बात समझिएगा कि वहां पे इंडिया ने, क्योंकि जो एक्सेशन की थी हरी सिंह ने, उसने अपने कुछ मुतालबात रखे थे, और वो मुतालबात आर्टिकल 370 के अंदर जो शिकें आती हैं उससे मिलते जुलते थे, लेकिन हरी सिंह का पता नहीं चला कि वो ये मुआहिदा करके कहाँ चला गया। तो खैर इंडिया ने अपनी कानून साजी भी शुरू कर दी थी। 1950 में इनका आइन भी बन गया था इंडिया का। पाकिस्तान का बना था 1956 में, इंडिया का 1950 में अपना आइन बन गया था, क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर मजबूत था, वहाँ सारी उनको छोड़ के नहीं ना जाना पड़ा एरिया। पाकिस्तान तो माइग्रेशन, ना हमारे पास कोई ऑफिसर थे, ना ब्यूरो